हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डिस्कशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड डीएलएड 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में 30 जीके के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देश बंधु कहा गया है। तो देश बंधु किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर बी है विपिन चंद्र पाल को, ऑप्शन नंबर सी है चित्तरंजन दास को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को जो है वो देश बंधु की उपाधि उस समय मिली थी जब उन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के चलते अपनी वकालत को छोड़कर अपनी सारी संपत्ति जो है वो मेडिकल कॉलेज और स्त्रियों के जो अस्पताल है उसे दान में दे दी थी। तो इस अमूल्य त्याग के लिए उन्हें देशबंधु कहा जाने लगा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी है कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी है राजगृह में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। जो बौद्ध हैं वो बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं। उन्हें बौद्ध गया यानी बिहार में बौद्ध वृक्ष के नीचे जो है निवारण तथा कुशीनगर में परिनिवारण प्राप्त हुआ था। जो निवारण और परिनिवारण में, निवारण मतलब होता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और परिनिवारण मतलब उन्होंने अपना देह त्याग कहाँ किया था। तो उन्होंने कुशीनगर में किया था, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी। तो जो लंगर की परंपरा है वो किसने आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए है गुरु अंगद ने, ऑप्शन नंबर बी है गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर सी है गुरु रामदास ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह ने। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक ने। लंगर जो है, लंगर की अवधारणा जो है वो गुरु नानक के द्वारा पेश की गई थी। गुरु नानक जो है हमारे सिख धर्म के संस्थापक थे। लंगर एक ऐसी जगह है जहाँ सभी लोग अपनी सामाजिक स्थिति और धार्मिक आदेश के बावजूद भोजन करने के लिए एक साथ आएंगे। यह दान और समानता का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड, ऑप्शन नंबर डी है पित्ताशय, या फिर ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी यकृत। जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। यह वह अंग है जो बड़ी मात्रा में विटामिन ए का संचय करता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के बढ़ने से बाजार की वस्तुओं के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो जो हमारी बाजार की वस्तुएं हैं उनके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है सस्ती हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी है महंगी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी है कोई असर नहीं पड़ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति या महंगाई जो है वो किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल व सेवाओं की कीमतों में होने वाली जो है वृद्धि होती है। तो जब अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी बाजार में तो जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य जो है वो महंगा हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कब हुआ। इसका जो ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए है 1972 में, ऑप्शन नंबर बी है 1973 में, ऑप्शन नंबर सी है 1974 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1975 में। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1974 में। भारत सरकार ने राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में अपना जो है पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिससे यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट हुआ था। यह भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण था, जिसको जो है 1974 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी एंजाइम होते हैं, तो पूछ रहे हैं कि सभी एंजाइम क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है वसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विटामिन्स। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स। जो सभी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं, जो कि हमारी जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी दर को बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इंडियन गर्ल किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर सी है विष्णु शर्मा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चेतन भगत। तो जो वन इंडियन गर्ल है वो किसकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल जो राइटर हैं, इसके राइटर जो हैं वो चेतन भगत हैं। यह एक उपन्यास है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं, या फिर जो वेदों के गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संहिता, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी है आरण्यक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपनिषद। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण। वेदों के जो गद्य प्रकरण हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ये यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ होते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार ग्रंथि के द्वारा कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। जो लार ग्रंथि है उससे कौन सा एंजाइम जो है रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर ए है पैप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है रेनिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टाइलिन। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी टाइलिन। लार में जो एंजाइम है वो टाइलिन होता है, जो कि हमारे स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो इस प्रकार से जो हमारा भोजन का पाचन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो जो अशोक थे उनके ऐसा कौन सा शिलालेख था जिस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी है शाहबाजगढ़ी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है धौली, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी शाहबाजगढ़ी। जो शाहबाजगढ़ी है वो पाकिस्तान के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ जो है मौर्य वंश के सम्राट अशोक के शिला पर जो अभिलेख है उनका सबसे प्राचीन उदाहरण मिलता है, जो कि खगोष्ठी लिपि में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनैतिक गुरु माना था। तो महात्मा गांधी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। जो महात्मा गांधी है वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो एक उदारवादी नेता थे।
गोखले साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनैतिक गुरु बना लिया था। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो जो स्वतंत्र नामक समाचार पत्र था, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मोतीलाल नेहरू। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। तो जो मोतीलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने स्वतंत्र नामक समाचार पत्र को 1919 में शुरू किया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। बाबरनामा, बाबर, शाहजहांनामा, मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा, हुमायूं, या फिर तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर। तो जो ये इसमें से कौन सा जो मेल है वो सुमेलित नहीं है बताना है हमें। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी हुमायूंनामा, हुमायूं। जो हुमायूंनामा है वो हुमायूं के द्वारा नहीं लिखा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो जो एमराल्ड द्वीप समूह है वो किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मालदीव, ऑप्शन नंबर बी है दमन और द्वीप, ऑप्शन नंबर सी है लक्षद्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान और निकोबार का पन्ना द्वीप समूह है वो भारत से लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो यहाँ पे पूछा गया नहीं गुजरती है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा राजस्थान। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी सीमा जो है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? नंबर 1 है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ये सभी राज्यों को जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो दक्षिणी छोर की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है किबिथू, ऑप्शन नंबर डी है गोहर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है जो कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। साथ ही जो हमारा इंदिरा कॉल है ये भारत का सबसे उत्तरी छोर है जो कि हमारे जम्मू और कश्मीर में स्थित है। साथ ही जो हमारा पूर्वी बिंदु है वो है किबिथू जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। साथ ही पश्चिमी बिंदु जो है गौहर जो कि गुजरात में स्थित है। ये सभी जो चारों के चारों पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है?
ऑप्शन नंबर ए है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी है जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी है जामनगर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जूनागढ़। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण जो है भारत का स्टील शहर या फिर पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, और साथ में इसे टाटा नगर भी कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के जो है किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो जो संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम और उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर बी है भारत के सभी न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी है संसद को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति को। तो जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए उच्चतम और उच्च न्यायालय को। तो जो मौलिक अधिकार लागू करने के लिए जो संविधान ने विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है वो हमारे उच्चतम और उच्च न्यायालय को सौंपा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिहार में। तो हमारा जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य में। जो गुजरात है वो भारत का पहला पेट्रोलियम राज्य है, और साथ ही दूसरा जो है वो राजस्थान है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 6 सदस्यों को, ऑप्शन नंबर बी है 8 सदस्यों को, ऑप्शन नंबर सी है 10 सदस्यों को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा 12 सदस्यों को। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 12 सदस्यों को। जो राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या होती है वो 250 होती है, जिसमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 1948 में, दूसरा ऑप्शन है 1954 में, तीसरा ऑप्शन है 1956 में, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा 1958 में। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1956 में। भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन था वो 1956 में प्रारंभ किया गया था, या 1956 में किया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियान चलाने का प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है भारत का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भारत के उपराष्ट्रपति। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल। तो जो भारत के संविधान में जो राज्य का राज्यपाल होता है उसके विरुद्ध अभियान चलाने का प्रावधान नहीं है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय जो है वो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है गया स्थित बौद्ध विहार से, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता स्थित संग्रहालय से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पटना स्थित संग्रहालय से। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो हमारा सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ है उनसे लिया गया है।
जिसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोंकणी है, कोंकणी वो कहाँ की शासकीय भाषा है? ऑप्शन नंबर ए है दमन एवं दीव, ऑप्शन नंबर बी है चंडीगढ़ की, ऑप्शन नंबर सी है लक्षद्वीप की, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा दिल्ली की। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए दमन एवं दीव की। जो कोंकणी है वो दमन एवं दीव की शासकीय भाषा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है एथेन, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी है मैथेन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोपेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मैथेन। बायोगैस में जो है वो मुख्य रूप से मैथेन पाई जाती हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है सहकारिता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अब चलते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार कितना होता है? जो उसका भार है उसका अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2:1, ऑप्शन नंबर बी है 1:2, ऑप्शन नंबर सी है 8:1, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1:8। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1:8 होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अब फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।